डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम आपको नेक्स्ट लेसन क्लास +1 पॉलिटिकल साइंस उसका नेक्स्ट लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जो लेसन का नाम कह सकते हो राष्ट्रवाद है। इस पूरे लेसन में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, इस तरीके के शब्द आपको सुनने को मिलेंगे और राज्य का भी जिक्र होगा। तो इसमें कह सकते हैं कि भाई लगभग राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, इनका मेला जुला अर्थ है। उसमें बहुत ही कम शब्दों का हेर फेर है, इनका लगभग मीनिंग समान है, लेकिन जो राज्य का मीनिंग है उसमें कुछ भिन्नता आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपको चलो फर्स्ट पॉइंट पे लेके चलते हैं। पहला है आपका राष्ट्र का अर्थ। राष्ट्र का अर्थ अलग अलग तरीके से है। राष्ट्र को अंग्रेजी में नेशन कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति नेशियो शब्द, लैटिन भाषा के नेशियो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ जन्म या नस्ल से है या जाति से है। ये राष्ट्र का अर्थ है। फिर भी इसको जो आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि राष्ट्र एक ऐसा मानव समूह है जिसमें भावनात्मक एकता पाई जाती है, एक दूसरे से मतलब मिलजुल के रहते हैं, तथा जो एक निश्चित भूभाग पर, क्षेत्र पर, एक विशेष क्षेत्र में रहते हुए आपसी प्रेम की भावना से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो अपनापन बना होता है, उन एक समूह को राष्ट्र कहा जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं कि भाई राष्ट्रवाद के विकास या निर्माण में सहायक है, या कोई राष्ट्र जैसे है, देश है, उसका विकास में कौन कौन से तत्व सहायक हैं, जो जिस देश का, जिनके कारण जल्दी विकास हो सकता है, या अगर किसी राष्ट्र का निर्माण किया जाता है तो उस समय भी कौन कौन से तत्व वहाँ उनकी सहायता करते हैं। तो इसमें सारे पॉइंट लगभग आएंगे कि नस्ल की समानता, जहाँ एक विशेष नस्ल के, किसी भी नस्ल के लोग रहते हैं और मतलब एक भूभाग में या उस जगह पर एक ही नस्ल के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर भी राष्ट्र के निर्माण में या राष्ट्र के विकास में वो सहायता करते हैं, क्योंकि उनके बीच में किसी एक दूसरे नस्ल के प्रति कोई मतभेद पैदा नहीं होते, क्योंकि वो सारे ही एक ही नस्ल के लोग होते हैं। ऐसे ही भौगोलिक एकता। भौगोलिक एकता का मतलब है कि एक निश्चित भूभाग में जो किस तरह की किसी आपदा ना हो, जिसमें कोई ऐसी रुकावट ना हो कि जो एक दूसरे से लोगों के कनेक्टिविटी ना हो, वहाँ आना जाना नहीं हो सकता हो, तो एक भूभाग में मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकते हैं, उनके एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो वहाँ ये भौगोलिक जो एकता है, ये भी एक राष्ट्र निर्माण में कह सकते हैं, राष्ट्र के विकास में सहायक सिद्ध होती है। तीसरा पॉइंट आपका लेके चलते हैं भाषा संस्कृति। भाषा संस्कृति का है कि भाई भाषा की समानता या संस्कृति की समानता, दोनों एक पॉइंट अलग अलग भी बना सकते हो एग्जाम में, या वैसे एक पॉइंट भी आप कर सकते हो। एक समान भाषा का है कि भाई जब सभी जगह एक ही क्षेत्र में एक समान भाषा बोलने वाले लोग रहेंगे, तो वो एक दूसरे की बातों को या उन पर विश्वास भी अधिक कर सकते हैं तथा उनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जबकि अगर किसी दूसरे कुछ क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है, कुछ में अलग बोली जाती है, जैसे तमिल, मराठी, हिंदी या उर्दू कुछ अलग, और वो एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान भी नहीं कर सकते, तथा एक भिन्न भाषा वाले लोगों पर इतनी जल्दी विश्वास भी नहीं किया जा सकता। तो वो कह सकते हो कि राष्ट्र, जब एक भाषा सभी जगह सभी लोगों की एक भाषा होगी, या हिंदी बोलते हो सारे, इंग्लिश बोलते हो या उर्दू बोलते हो या तमिल बोलते हैं, तो उनका, वो देश का राष्ट्र, जिस राष्ट्र में एक समान भाषा बोली जाती है, उस राष्ट्र का विकास अच्छे तरीके से और जल्दी भी हो सकता है। ऐसे ही आपका संस्कृति का है कि जहाँ की संस्कृति एक समान होगी, कि जो आपके पहनावा, खाना पीना, रीति रिवाज, जो त्यौहार वगैरह जो मनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें जब एक ही संस्कृति के होंगे तो उनमें मेल जोल की भावना अधिक होगी। ये नहीं भी कुछ लोग किसी दूसरे संस्कृति के हैं, वो कुछ अपना अलग त्यौहार वगैरह या खान पीन अलग है, दूसरों का अलग है, तो उनमें एक प्रकार से मतभेद पैदा हो जाते हैं। वो कहीं ना कहीं आगे चलकर राष्ट्र के निर्माण में या राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न कर देते हैं और गुटबाजी वहाँ पर बन जाती है। तो एक भाषा और
संस्कृति की समानता भी राष्ट्र के विकास में सहायक सिद्ध होती है। एक समान हित मतलब कि सभी का एक उद्देश्य होना, एक समान हित होना, सभी की एक ही ज़रूरत। मान लीजिए किसी क्षेत्र में रोड की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर वाटर सप्लाई की होती है, या सुरक्षा की होती है, किसी भी क्षेत्र की होती है, वहाँ सभी लोगों का एक समान हित होता है कि भाई हमें ये इस चीज़ की ज़रूरत है। तो वहाँ ऐसे लोगों के प्रति भी कह सकते हो कि राष्ट्र जो लोग होते हैं वहाँ राष्ट्र निर्माण में सहायता होती है, और वहाँ पर देश का विकास भी अच्छी से और कम समय में हो जाता है। धर्म की समानता, इसका तो आप बड़े अच्छे तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हो कि धर्म की समानता, अगर किसी राष्ट्र में एक ही धर्म के लोग रहते हैं तो वहाँ पर मतभेद की संभावना न के बराबर हो जाती है, क्योंकि किसी दूसरे धर्म के साथ के लोग अगर होते हैं तो वहाँ मतभेद होता है। जैसे भारत में धर्मनिरपेक्षता अपनाई गई है, किसी भी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो इनमें किसी न किसी मुद्दे पर जो विकास परियोजनाएं लागू की जाती हैं उसमें कभी कोई धर्म अपनी मांग उठाते भाई हमारे धर्म की अनदेखी की गई है, हमारे धर्म के रीति रिवाजों का गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, या इनमें हमें लाभ नहीं दिया गया। इस तरीके के जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनके मतभेद होते हैं, और वो राष्ट्र के विकास या निर्माण दोनों ही तरीके से उनमें घातक सिद्ध होते हैं। जहाँ तक कि समानता होती है वो इनमें सहायक सिद्ध होती है। अगर एक ही धर्म के, हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म या कोई भी धर्म का राष्ट्र है, उसके विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। एक समान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आप समझ सकते हैं कि भाई जब किसी राष्ट्र निर्माण का विकास का बात आती है कि कहीं किसी एक दूसरे समुदाय के प्रति एक पूरा समुदाय एक संगठित रूप से संघर्ष करता है या किसी दूसरे देश के साथ में, तो वहाँ उनके राष्ट्र का विकास होता है, कह सकते हो, क्योंकि उनमें एक समान हित होते हैं, एक ऐतिहासिक, सभी उन अत्याचारों से प्रताड़ित होते हैं और उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, संघर्ष करते हैं, तो वो एक राष्ट्र का निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका है कि भाई राष्ट्र के निर्माण में बाधाएं सेम आपका जो आपका राष्ट्र के निर्माण में सहायक तत्व हैं इनके अपोजिट हो जाएंगे। जैसे नस्ल की विभिन्नता, भौगोलिक विभिन्नता, भाषा और संस्कृति की भिन्नता, एक समान हित का न होना, विभिन्न धर्म का स्थापित होना, इस तरीके के जो होंगे बिल्कुल यही पॉइंट आप अपोजिट में हो जाएगा, जो कि जो राष्ट्र निर्माण विकास के में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका कि राष्ट्र और राज्य में अंतर, कि राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है, किस तरीके के क्या भेद हैं। तो इस तरीके के में आपको पहला पॉइंट आ जाता है कि राज्य का स्वरूप भौतिक व राष्ट्र का आध्यात्मिक होता है। राज्य का स्वरूप भौतिक का मतलब दिया गया है कि किसी विशेष क्षेत्र का जो बाउंड्री लाइन होती है या जो क्षेत्र निश्चित कर दिया जाता है वो एक भौतिक क्षेत्र होता है जो आपको दिखाई देता है। और जो राष्ट्र है या राष्ट्रवाद है, राष्ट्रीयता, वो भावना है, वो आध्यात्मिक होती हैं, वो लोगों के मन में, दिलों में होती हैं कि वो अपने देश के प्रति हमेशा, कह सकते हो कि देश के हित में काम करने के लिए होते हैं, और दूसरे देश में रहते हुए भी वो अपने देश के हित के लिए कार्य करते हैं और अपने देश के साथ वफादारी निभाते हैं। ऐसे ही है कि भाई राज्य के तत्व निश्चित हैं जबकि राष्ट्र के नहीं, ये पहला पॉइंट था। दूसरा है कि राज्य के तत्व निश्चित हैं जबकि राष्ट्र के नहीं। इसमें है कि भाई राज्य के निर्माण के 4 अनिवार्य तत्व जैसे माने जाते हैं। प्रभुसत्ता है भाई, निश्चित भूभाग एक विशेष क्षेत्र में, जनसंख्या, सरकार। जबकि राष्ट्र का तत्व बदलते रहते हैं, राष्ट्र के कोई निश्चित एक, ये राज्य का एग्जाम्पल था भाई राज्य में ये होना जरूरी है, जनसंख्या भी, सत्ता भी, सरकार भी, इस तरीके के। लेकिन राष्ट्र में किसी तरीके के नहीं है। राष्ट्र लोगों के हित में, मन की एक भावना होती है, वो अंतरात्मा, कह सकते हो कि अंतरात्मा से राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है। तो वो ऐसी कोई निश्चित तत्व नहीं होते राष्ट्र के लिए, जबकि राज्य के लिए ये होना जरूरी है। राज्य में प्रभुसत्ता का होना आवश्यक है जबकि राष्ट्र के लिए नहीं।
तो इसमें कहा जा सकता है कि भाई राज्य की प्रभुसत्ता का जो ऊपर जिक्र किया पहले वाले पॉइंट में मैंने, कि भाई राज्य के लिए सरकार है, प्रभुसत्ता, उनका शासन होना ज़रूरी है, जबकि राष्ट्र में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई राज्य के पास दंडात्मक प्रणाली कह सकते हो कि जब किसी का कोई गलत काम किया जाता है या किस तरीके का जो होता है वो आप ज़बरदस्ती अगर वो उल्लंघन करता है तो उनको सज़ा भी दी जाती है, तथा वहाँ एक राज्य में रहते हुए उनको उनका पालन करना होता है। जबकि जो राष्ट्र की भावना है, राष्ट्र भावना है, वो किसी दबाव के कारण या उसको किसी दंड के रूप में आप उनको नहीं कर सकते कि भाई आपके अंदर राष्ट्र की भावना क्यों नहीं है, आपको दंड मिलेगा। तो इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। राष्ट्र की भावना शब्द ही अपने लोगों के दिलों में बढ़ती जाती है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि भाई राष्ट्र क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठा लेते हैं कि भाई राष्ट्र क्या है। राष्ट्र एक ऐसा कह सकते हो कि निश्चित भूभाग पर रहते हुए लोगों का समूह या एक निश्चित क्षेत्र में रहते हुए लोगों के समूह को राष्ट्र कहा जाता है। फिर भी इसको जो बता दिया जाए कि भाई जिसमें हर व्यक्ति अलग अलग रूप में प्रकट करता है। एक ही नस्ल या जाति के साथ संबंध रखने वाले लोगों के समूह को भी राष्ट्र कह देते हैं, तथा लोगों के दिल में जो अपने राष्ट्र के प्रति जो श्रद्धा या वगैरह मैं अभी बता रहा था आपको, भावना जो होती है वो भी राष्ट्रवाद कहलाती है। राष्ट्रवाद की धारणा का विकास जो राज्य राष्ट्र की धारणा के साथ हुआ है। राज्य की धारणा का अर्थ है कि प्रत्येक राज्य की सीमाओं का निर्धारण राष्ट्र द्वारा होना चाहिए, न कि भौगोलिक रूप से। इस प्रकार एक राष्ट्र में रहने वाले लोगों की जो भावना उन्हें राष्ट्र के प्रति वफादार रहने के लिए प्रेरित करती है, वही कह सकते हो कि उस भावना को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद का जो देश के प्रति आपकी कह सकते हो कि इसमें आसान शब्दों में कि राष्ट्र के प्रति जो आपकी भावनाएं होती हैं वही आपकी राष्ट्रवाद कहलाती हैं। राष्ट्र के क्या भारत एक राष्ट्र है? इसमें आपके तरफ से, मैं अपनी तरफ से या कह सकते हो कि विद्वानों की तरफ से इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई भारत एक राष्ट्र नहीं है। भारत एक राष्ट्र है, लेकिन कुछ विदेशी विद्वानों का जो भारत की विभिन्नता को देखते हुए, विभिन्नता मतलब कि अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, इस तरीके के लोग, संस्कृति के लोग रहते हैं, उनकी विभिन्नताओं को देखते हुए, स्वतंत्रता के उनकी विभिन्नताओं को देखते हुए राष्ट्र की राष्ट्रीयता का नाम दिया है अनेक राष्ट्र की राष्ट्रीयता। कि भाई अनेक राष्ट्रों जैसे अनेक राष्ट्रों के लोग, अनेक राष्ट्रों की भाषाएं, अनेक राष्ट्रों की संस्कृति एक भारत राष्ट्र में ही मिलती है, तो उसे अनेक राष्ट्र की राष्ट्रीयता का नाम दिया है। स्वतंत्रता के समय भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बने, जिसमें एक मुस्लिम राष्ट्र बना और दूसरा हिंदू बहुलक राष्ट्र बना जिसमें हिंदू अधिक थे। जबकि 1947 के बाद भारत में अनेक जाति के, धर्म के लोग रहने लगे। उन भाषा के भी लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले भी जनसमूह या कह सकते हो लोगों के समूह भावनात्मक रूप से लगातार भारत के अन्य जनसमूह से जुड़े हुए हैं। भारत की राष्ट्रीयता उसी प्रकार महान है जिस प्रकार कहा जा सकता है कि एक एग्जाम्पल दिया जाए कि जिस प्रकार छोटी छोटी नदियाँ इकट्ठी होकर एक जगह जब सागर में गिरती है तो उस सागर का रूप धारण कर लेती हैं, वैसे ही छोटी छोटी आपकी धर्म, जातियाँ, नस्ल, संस्कृति ये मिलकर पूरे एक राष्ट्र का निर्माण करती हैं, जो कि एक भारत में ये सारी चीज़ें विद्यमान हैं और एक भारत को राष्ट्र का रूप देती हैं। तो इस तरीके से भारत विभिन्न आधारों पर अलग अलग दिखाई देने वाले जो लोग भावनात्मक रूप से भारत के साथ जुड़े हुए हैं, तो भारत एक राष्ट्र है और वो लोग भारत के साथ राष्ट्रीयता की भावना के साथ ही जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट लेके चलते हैं कि भाई राष्ट्रवाद के प्रकार, राष्ट्रवाद के कितने प्रकार होते हैं। राष्ट्रवाद के यहाँ मुख्य रूप से आपके 5 प्रकार दिखाए गए हैं। रूढ़िवादी राष्ट्रवाद है, उदारवादी राष्ट्रवाद, लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद। तो इनमें जो पहला पॉइंट है कि भाई रूढ़िवादी राष्ट्रवाद में ऐसी ऐतिहासिक परंपराओं से जुड़े हुए लोग या उनके हैं कि भाई जिनको वो समाप्त नहीं कर सकते, जो रूढ़ी रीति रिवाजी हैं उनको छोड़कर
नई चीज़ों को नहीं अपना सकते। इस तरीके के जो राष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनको रूढ़िवादी राष्ट्रवाद कहा जाता है कि भाई जो पुरानी संस्कृति और उनसे लगातार जुड़े हुए हैं और उनको छोड़ने पर बिल्कुल भी मंजूर नहीं करते, या उनको कह सकते हो कि नई संस्कृति या उन चीज़ों को अपनाने को स्वीकार नहीं करते हैं। नेक्स्ट है उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी में है कि जब कोई भी राष्ट्र यह मानता है कि विश्व में उसका कुछ एक अलग अस्तित्व है, उसे अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति ये चीज़ें आती हैं अधिकार प्राप्त हैं। ये सारी चीज़ें राष्ट्र विश्व के सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। उदारवाद कि भाई किसी दूसरे राष्ट्र के अधीन कोई गुलाम ना रहे, सभी राष्ट्र अपने स्वतंत्र रहें, इस तरीके की जो भावना वाले हैं राष्ट्र होते हैं वो उदारवादी राष्ट्रवाद कहलाते हैं। लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट। लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद जो राष्ट्र ऐसे जिनके मूल्य के आधार पर हों, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा ये चीज़ें हैं, आत्मनिर्णय क्या है अधिकार का जिनका समर्थन करता है, तो उसे लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद कह देते हैं। लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद उदारवादी राष्ट्रवाद का ही एक कह सकते हो कि सर्वोत्तम रूप होता है या उच्च रूप होता है, कि उदारवादी से भी अच्छा लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद होता है। नेक्स्ट आज का है कि सर्वसत्तावादी राष्ट्रवाद। सर्वसत्तावादी राष्ट्रवाद है कि भाई इसमें जो ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी विचारधारा जिसमें अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर अधिक बल दिया जाता है तथा मानव को साधन और राज्य को साध्य माना जाता है, और राज्य की रक्षा के लिए व्यक्तियों को बड़े से बड़े बलिदान देने के लिए कहा जाए तो उसे सर्वसत्तावादी राष्ट्रवाद कहते हैं। यह विचारधारा उदारवादी तथा लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद के खिलाफ है, क्योंकि लोकतांत्रिक इस चीज़ों में इस तरीके का आप आज़ाद होते हैं, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है किसी तरीके से। तो लेकिन सर्वसत्तावादी कह सकते हो उदारवादी और इनके खिलाफ है। नेक्स्ट आपका है कि लास्ट मार्क्सवादी। जिस राष्ट्र में कोई विशेष वर्ग न हो तथा सभी लोग एक समान माना जाते हों, जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते हों या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार वेतन प्राप्त करें, तो उसे मार्क्सवादी राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो इसमें पूरा का पूरा जो लेसन था, इसमें आपका राष्ट्र का जिक्र किया गया है, एक देश का जिक्र किया गया है, और ये शब्दों में बिल्कुल बहुत कम अंतर कह सकते हो कि राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद इनमें अंतर हैं, और एक राज्य हैं उसमें आप कह सकते हो कि अलग है, जबकि राष्ट्र, राष्ट्रवाद एक मिले जुले शब्द हैं, इनमें बिल्कुल बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो ये आपका नेक्स्ट लेसन है, और लगातार मैं कह रहा हूँ कि आप अपने रिटर्न होमवर्क भी साथ के साथ फिर नोटबुक में करते जाएं। आगे आपका अगर जैसे स्कूल खुलते हैं उस टाइम आपकी समस्या नहीं होगी, जो लेक्चर किए गए हैं बाकी के बचे हुए लेसन आपको करा दिए जाएंगे, सिलेबस आपका जल्दी कवर हो जाएगा। धन्यवाद।